ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस तक का खास शो बजट और बाजार। बजट का काउंटडाउन शुरू है। 1 फरवरी को आएगा बजट। उससे पहले बिस तक की हमेशा की तरह ये कोशिश है कि बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स हमारे मंच पे आएं और बताएं कि बाजार में अब एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बजट को लेकर। वित्त मंत्री क्या फैसले कर सकती हैं जिसका असर स्टॉक मार्केट पे आता हुआ नजर आएगा, और कौन से सेक्टर्स पे मौका है इस समय पैसा कमाने का, कौन से शेयर्स चढ़ेंगे। इन तमाम मुद्दों को इस शो में उठाएंगे। और आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जी इस समय हमको ज्वाइन कर रहे हैं। इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन हैं। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस तक पे। नमस्कार रजत जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, बजट अब बहुत नजदीक आता चला जा रहा है और ऐसे में मार्केट्स में नर्वसनेस बढ़ रही है। एक तो सबसे पहला सवाल, इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस आप लेकर चल रहे हैं? वित्त मंत्री क्या अनाउंसमेंट कर सकती हैं बजट में? देखिए, इस बार बजट को लेकर उम्मीदें बहुत है। अगर सही मायने में देखें तो ये नए सरकार का पहला बजट है, पहला फुल बजट है। और ये माना जाता है कि पहला बजट सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है सरकार की तरफ से कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स इंट्रोड्यूस करने का। क्योंकि बाद में जब इलेक्शन के आसपास आ जाते हैं तब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है और पॉलिटिकली भी वो शायद एक्सपीडियंट नहीं होता है। पर पहला बजट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। दूसरी बात यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इकोनॉमी में एक स्लो डाउन सा देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन डिमांड कम हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा है। तो इस माहौल में बजट को लेके बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि बजट एक ऐसा टूल है सरकार के हाथ में जिसके जरिए ये इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का काम कर सकते हैं। और उम्मीद यह है कि इस बार ऐसा कुछ ही कर होगा। तो बाजार में बजट को लेके अच्छे एक्सपेक्टेशन बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएस के। बहुत सारे शंका, बहुत सारे नर्वसनेस था इसको लेके, पर ऐसा बहुत बड़ा कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया जिससे कि मार्केट डिस्टेबिलाइज हो सकता है। इनफैक्ट मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है। और इसके साथ हम मानते हैं कि बजट में अगर कुछ ठोस ऐसे कदम लिए जाए जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो एक वापस मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी मोमेंटम वापस आ सकता है। पर वो मोमेंटम मिसिंग है और निवेशक बहुत परेशान हो रहे हैं। सर, इतना नर्वस क्यों है? क्या मौजूदा स्तरों पर भी वैल्यूएशन स्ट्रेच नजर आ रहे हैं, या फिर आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं? गिरते गिरते इससे ज्यादा क्या गिरेंगे इस पूरे फिस्कल की, या फिर जो नया फिस्कल स्टार्ट होगा? आपको क्या एक्सपेक्टेशन? स्टॉक मार्केट चढ़ेगी या फिर इस साल मामला थोड़ा ढीला रहेगा? देखिए, दो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि विदेशी निवेशक जम के बेच रहे हैं। अगर आप देखिए तो 17 जनवरी तक, 17 जनवरी तक करीब 45,000 करोड़ का शेयर्स बेच चुके हैं इस महीने में सिर्फ। और ये जबरदस्त बिकवाली कहा जा सकता है। और उसके बाद भी इस हफ्ते का पहला दिन थोड़ा बहुत बिकवाली था। आज भी शायद थोड़ा बहुत बिकवाली रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यूएस में मार्केट बहुत तेज है और यूएस में यील्ड भी बढ़ रहे हैं। और इसके कारण विदेशी निवेशक अपने होम मार्केट में, यूएस मार्केट में पैसा ले जा रहे हैं इंडिया से एग्जिट करके। इंडियन करेंसी का शार्प डिप्रिसिएशन भी एक कारण है जिसके लिए थोड़ा निवेशक डरे हुए हैं, पर्टिकुलरली विदेशी निवेशक। क्योंकि उनका इन रिटर्न, जो जो भी रिटर्न वो कमाते हैं, अगर करेंसी डिप्रिसिएशन शार्प हो जाता है तो उसका फायदा वो निकल जाता है। तो ये सब नजर में रखते हुए वो बिकवाली कर रहे हैं। और इंडियन इकोनॉमी में जो स्लो डाउन जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो रियल है। कंजम्पशन डिमांड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और इसके चलते जीडीपी ग्रोथ भी कम हो रहा है। और कॉरपोरेट अर्निंग्स भी खास कुछ नहीं आ रहे हैं। पिछला क्वार्टर की बात करें, Q2 डेफिनेटली अच्छा नहीं था। Q3 में भी मिक्स्ड रिजल्ट्स अब तक आए हैं। तो ये सब नजर में रखते हुए मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लग रहा था। और ये बात सही है कि करेक्शन जबरदस्त हुआ है और करेक्शन के बाद कुछ सेक्टर, कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन अब रीजनेबल दिख रहे हैं। पर हर जगह पे वैल्यूएशन रीजनेबल ये अभी भी नहीं कहा जा सकता है। अगले साल की अगर बात करें, अगला फिस्कल की अगर बात करें, तो हम लोगों का उम्मीद यह है कि डिमांड पिकअप जरूर होगा। और जैसे हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे, बजट एक बहुत अच्छा टूल है सरकार के पास जिसके जरिए ऐसे कदम लिए जा सकते हैं जिससे डिमांड को स्टिमुलेट किया जाए। और बजट के ऊपर डिपेंड करके आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि 7 फरवरी को आएगा, बजट में अगर फिस्कल ऐसा कुछ अच्छा
कदम लिए जाते हैं तो आरबीआई भी शायद रिस्पॉन्ड करेगा विथ रेट कट। हाँ, हालांकि आरबीआई के लिए थोड़े दिक्कतें हैं क्योंकि करेंसी का शार्प डिप्रिसिएशन हो रहा है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आरबीआई को कंसीडर करना पड़ेगा। पर हम लोगों को लगता है कि सरकार की तरफ से अगर अच्छे कदम बजट में लिए लिए जाते हैं तो आरबीआई ऑल्सो विल प्ले अ रोल। सर, ये बजट पे आरबीआई पॉलिसी में मैं फिर से आऊंगा। अभी उससे पहले ना आपने जिक्र कर दिया रुपए का, करेंसी डेप्रिसिएशन का, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री का। कल इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, दुनिया भर ने देखा कितना जबरदस्त इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो उनकी स्पीच थी, उन्होंने साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि दिस इज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जो वो अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो टैरिफ्स का खतरा है, ये इस समय कितना बड़ा खतरा इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए है और इंडियन इकोनॉमी के लिए है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा खतरा इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर के आ सकता है सामने। डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से करे तो चाइना में टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और चाइना में ज्यादा टैरिफ, डिफरेंशियल टैरिफ अगर लागू होता है तो उसका फायदा इंडिया जैसी कंट्री को जरूर मिलेगा। बहुत सारे इंडिया के सेक्टर्स हैं जो कि ये टैरिफ चेंज होने के कारण यहाँ पे इंडिया को फायदा और इंडियन कंपनीज को फायदा होगा। तो मैं टैरिफ को लेके ज्यादा डर नहीं रहा हूँ। इंडिया के लिए ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ नहीं होगा जिससे कि इंडिया वीजा वी अदर कंट्रीज एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आ जाए। अगर यूनिफॉर्म टैरिफ लागू होता है हर कंट्री पे तो ज्यादा कोई असर नहीं होगा। अगर डिफरेंशियल टैरिफ लागू होता है जो इंडिया को बेनिफिट करता है तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए और सिलेक्ट सेक्टर्स के लिए अच्छा होगा। अब सर वही बात, बजट, और उसमें पिछली बार अनाउंसमेंट थी 11.11 लाख करोड़ रुपीस की। अब ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि इतनी स्पेंडिंग तो इस साल नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर था, तो 10 लाख करोड़ के आसपास की स्पेंडिंग होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अब जो नया बजट आएगा, बजट 2025, कितना बढ़ सकता है सर ये कैपेक्स? आपको क्या लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर्स आएंगे इस बार कैपेक्स की? सरकार खर्चा करेगी कैपेक्स पे? ये बिल्कुल आएंगे क्योंकि देखिए, प्राइवेट कैपेक्स अभी भी पिकअप नहीं किया है और प्राइवेट कैपेक्स बहुत जल्दी पिकअप करने की संभावना भी नहीं है क्योंकि डिमांड कम है इकोनॉमी में। कंजम्पशन डिमांड कम है तो कंजम्पशन डिमांड जब कम रहता है तो प्राइवेट कैपेक्स कभी पिकअप नहीं होता है। इस माहौल में अगर सरकार को इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, इकोनॉमी को आगे ले जाना है, ग्रोथ मोमेंटम वापस लाना है तो जरूर खर्चा करना पड़ेगा। और ये कैपेक्स के जरिए होगा क्योंकि एक अच्छा वर्चुअस साइकिल क्रिएट होता है अगर सरकार की तरफ से अच्छा केपेक्स होता है। तो पिछले साल आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन ईयर था तो जितना टारगेट था उतना शायद खर्चा नहीं होगा। तो पर अगले साल के लिए बहुत जबरदस्त टारगेट आने की संभावना है। और जब टारगेट आएगा तो डेफिनेटली जो सेक्टर्स जहां पे सरकार खर्चा करते हैं जैसे हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इन सेक्टर्स में रेलवेज, इन सेक्टर में जरूर ध्यान रहेगा सरकार का। और शायद इन सेक्टर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस आते हुए देखने को मिल सकता है। चला अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स इस बार नहीं चले। इस बार की बजट रैली किसी को समझ में नहीं है, इस बार तो वैसे रैली ही नहीं बनी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स आमतौर पे बजट पे बहुत बड़ा खेल हो जाता था सर। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बनती थी मार्केट की। ये आपको अभी मौजूदा वैल्यूएशंस पे कैसे लग रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स, एक बड़ी कंपनी ने तो बोल दिया था, ये तो कुछ उतने तगड़े ऑर्डर्स नहीं देखने को मिल रहे। कैपिटल गुड्स की एक कंपनी थी जिसने बोला था हाल फिलहाल में, उसका स्टॉक बहुत बुरी तरह टूट गया था, एबीबी। लेकिन अभी फिलहाल अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर के स्टॉक्स मौजूदा स्तर पर कैसे लग रहे हैं वैल्यूएशन वाइज? ये वैल्यूएशन वाइज कुछ जगह पे वैल्यूएशन करेक्शन के बाद रीजनेबल तो नहीं कहूंगा पर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं लग रहा है। परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। और जैसे हम लोग जिक्र कर रहे हैं सरकार की तरफ से बजट में अगर बहुत बड़ा केपेक्स का ऐलान किया जाता है तो जरूर इन सेक्टर्स को फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, रेलवेज, डिफेंस, जो सब मैं जिक्र कर रहा था। तो अपॉर्चुनिटी जरूर है पॉकेट्स में और सिलेक्टिवली स्टॉक पिकअप करने की गुंजाइश रहेगी। ओके, वही एबीबी, सीमेंस, ये कैपिटल गुड्स से जुड़ी जो कंपनियां हैं, एलएनटी, आमतौर पे बहुत सॉलिड रिटर्न्स देने वाली कंपनियां हैं। आपको क्या ये पसंद है मौजूदा स्तरों पर? ये लार्सन टुब्रो जरूर पसंद है। यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। सीमेंस और एबीबी के बारे में मैं ये कहूंगा कि वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा स्ट्रेच्ड ही लग रहा है और करेक्शन की गुंजाइश है। वैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हमेशा इंक्रीमेंटल वैल्यूएशन पे कामकाज होता है, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पर अगर मुझे 3 कंपनी में एक लेना है तो मैं लार्सन ही लूंगा।
राइट, एक्चुअली वो सीमेंस का बहुत तगड़ा डेंथ पड़ा था एक महीने में। मैंने गलती से एबीबी बोल दिया, दैट वाज सीमेंस। अच्छा, तो अभी सर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सरकार का फोकस अगर ग्रोथ ओरिएंटेड हुआ और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाला हुआ, तो ये जो दो हमेशा प्रायोरिटीज रहती हैं, डिफेंस और रेलवेज, क्या ये स्टॉक्स इतने पिट चुके हैं कि मौजूदा स्वरूप पे अगर कोई पैसा लगाए तो 2 से 3 साल में उसका पैसा बन जाएगा, या फिर अभी भी पेन बाकी है? देखिए, इन सेक्टर्स में क्या हुआ था कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा दौड़ गया था, जो फंडामेंटल्स था उससे बहुत आगे निकल गया था। तो करेक्शन तो बिल्कुल जरूरी था और वो करेक्शन हुआ भी है। अभी भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स इन सिंक है। अभी भी वैल्यूएशन फंडामेंटल्स के हिसाब से आगे है, पर ग्रोथ भी जबरदस्त आया है और आ सकता है आने वाले दिनों में। सो सरकार की तरफ से बजट में अगर बहुत बड़ा प्लान्स ऐलान किया जाता है तो जरूर इसका फायदा डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स को मिलेगा। पर सिलेक्टिवली अभी खरीदारी करने का अपॉर्चुनिटी है। मैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा फोकस करने के लिए कहता हूं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेसिफिक शेयर का नाम भी कर रहा हूं, वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। रेलवेज में भी सिलेक्ट काउंटर्स है जहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। पर थोड़ा वैल्यूएशन पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप लोग डिफेंस या रेलवे स्टॉक खरीद रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी चीप नहीं है। वैसे पीएसयूज में कौन से स्टॉक्स में खरीदारी हुई है, मेरे को तो अभी यही नहीं समझ में आया। पिछले एक साल में पीएसयूज का तो एकदम से सुपड़ा ही साफ हुआ है। ये जो एनबीसीसी, हुडको, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से जुड़ी कंपनियां थी, सर ऑर्डर पाइपलाइन, ऑर्डर बुक तो बहुत बढ़िया है कंपनियों की, लेकिन किस चीज का इंतजार है, क्यों पैसा नहीं बन पा रहा है इन स्टॉक्स में? देखिए, बहुत अंतर होता है ऑर्डर पाइपलाइन में और एग्जीक्यूशन में। अनफॉर्चुनेटली इन कंपनीज का एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया नहीं रहा पिछले दिनों में, और वो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक बीएचईएल की जिक्र करूंगा। बेल ऑर्डर तो दबा के मिल रहे थे, पर पिछला क्वार्टर छोड़ दीजिए, क्यू टू से पहले इनके नतीजे हमेशा बहुत खराब आते थे। तो इंप्लीमेंटेशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। आप ऑर्डर पे ऑर्डर आपको मिल रहा है, क्योंकि बॉयलर अगर आपको लेना है, सरकारी कंपनीज बॉयलर खरीद रही है कंटिन्यूअसली, पावर डिमांड बहुत बढ़ गया, तो बीएचईएल के पास बाय डिफॉल्ट ऑर्डर जा रहा था, पर परफॉर्मेंस खराब था। अब Q2 में परफॉर्मेंस फाइनली अच्छा आया, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर आया, और मार्केट ने उसको रिवार्ड भी किया। शेयर प्राइस भी बढ़े उसके बाद बीएचईएल के। तो मैं सारे जो कंस्ट्रक्शन और सारे पीएसयू कंपनीज के बारे में यही कहूंगा, पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में काम करते हैं, उनका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इंप्रूव नहीं हो रहा है, पर जो ऑर्डर बुक है उसके कंपैरिजन में जो इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो अभी तक शायद नहीं हुआ। और एग्री रिफॉर्म्स पे अगर सरकार का फोकस हुआ, तो आप कोई पॉकेट एग्री सेक्टर से ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ, अब ये वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में भी है और एग्री स्टॉक्स पे इन पे दाव लगाना चाहिए? देखिए, मैं तो पहले ही कहूंगा एग्री सेक्टर से रिलेटेड फर्टिलाइजर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अभी भी रिफॉर्म की बहुत गुंजाइश है। रिफॉर्म्स मेजर्स कुछ लिए गए हैं, पर कंप्लीट एक रेनोवेशन ऑफ द सेक्टर वो हुआ नहीं अभी तक। और अगर आप देखेंगे सरकार की तरफ से सब्सिडी, जो सब्सिडी स्पेसिफिक सेक्टर वाइज सब्सिडी होता है, वो फर्टिलाइजर में सब्सिडी अभी भी सबसे ज्यादा है। तो और इसको सुधारना, इसको सही ट्रैक पे डालना बहुत जरूरी है। तो मैं तो उम्मीद ये करूंगा कि इस सेक्टर में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आएंगे, जिसका फायदा एंटायर इकोसिस्टम को मिलेगा। एग्रीकल्चर फार्मर को भी मिलेगा, फर्टिलाइजर कंपनीज को भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए और ये होगा भी। तो फर्टिलाइजर पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ एग्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, एंटायर केमिकल स्पेस बहुत पिटा हुआ था। पिछले अगर 1-1.5 साल में आप ध्यान देंगे तो बहुत पिटा हुआ सेक्टर था, नतीजे भी ठीक ठाक नहीं आ रहे थे, ग्लोबली बहुत सारे प्रेशर्स थे, चाइना से डंपिंग हो रहा था, मतलब जो कुछ भी गलत हो सकता था इस सेक्टर के साथ हो गया था। पर अभी हम लोगों को लग रहा है कि वी हैव सीन द बॉटम ऑफ दिस एंटायर स्पेस। यहाँ पे एक ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होने की संभावना है, और सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर में कुछ अच्छे ठोस कुछ रिफॉर्म्स मेजर्स लिए जाते हैं, तो शायद इस सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा। अभी तक जो भी बैंकों के नतीजे आए हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक्स के हों या फिर पीएसयू बैंक्स के, छोटे वाले पीएसयू बैंक्स रिजल्ट्स आउट कर चुके हैं, कैसे लगे आपको रिजल्ट सर? स्टॉक्स में तो चाल बन नहीं रही है। हाँ, वो थोड़े थोड़े स्टॉक्स ऊपर आ गए हैं पीएसयू कैटेगरी स्टॉक्स, और एक स्टॉक निजी क्षेत्र का चला, वो था कोटक महिंद्रा बैंक। बिल्कुल, कोटक के नतीजे जो एक्सपेक्टेशन थे उससे बहुत बेहतर थे। और देखिए, पिछला कुछ
बहुत दिनों से कोटक के नतीजे ठीक ठाक नहीं आ रहे थे। तो एक प्लेजेंट सरप्राइज कहा जा सकता है, और इसीलिए मार्केट ने थम्स अप दिया कोटक के नतीजों के बाद। पर बहुत सारे बैंक, जैसे एक्सिस बैंक का मैं जिक्र करूंगा, नतीजे ठीक ठाक नहीं आए, मार्केट वॉज डिसअपॉइंटेड। और भी बहुत सारे बैंक्स के नतीजे आ रहे हैं, छोटे मझोले, जो बहुत अच्छे नतीजे नहीं कहा जा सकता है। इंतजार रहेगा जो लार्जर बैंक्स हैं उनके नतीजों का। उन पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है। अभी भी मैं ये कहूंगा कि ट्रेंड समझने की बारी नहीं आई है। जो लार्जर बैंक्स हैं उनके नतीजे नहीं आए हैं, उनके नतीजे आने के बाद ही ट्रेंड मालूम पड़ेगा। एक बात तो साफ है कि अनसिक्योर्ड जो पोर्टफोलियो है वहां पे प्रेशर है, असेट क्वालिटी में वहां पे दिक्कत आ रही है। लोन ग्रोथ है, पर डिपॉजिट ग्रोथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ बैंक्स में डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा हुआ है, और कुछ पॉकेट्स में डिपॉजिट ग्रोथ लोन ग्रोथ को मैच नहीं कर पा रहा है, इसीलिए निम पे प्रेशर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि Q3 के बैंकिंग क्षेत्र का जो रिजल्ट्स हैं उस पे वर्डिक्ट देने से मैं अभी थोड़ा रुकूंगा, बाकी नतीजे के लिए इंतजार करूंगा। ने पीएसयू स्टॉक्स की बात करी, पीएसयू बैंक्स में भी यही हो रहा है सर। कुछ ऐसा हो सकता है बजट में कि सरकार अपना हिस्सा बेचे इन स्तरों पर, जब इतने करेक्ट हो चुके हैं स्टॉक्स? आपको लगता है कि विनिवेश की गाड़ी सरकार अभी तेज गति से चलाएगी, या फिर इस बार बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती? ये, अगर आप पूछें क्या होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है होना चाहिए। क्योंकि सरकार की तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए। पर अगर आप जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है, उससे मुझे नहीं लगता है सरकार ये सब करेगा। क्योंकि सरकार का जो अभी रुख है वो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली वो हिस्सा बढ़ा रहे हैं, कुछ कंपनीज में निवेश वापस से कर रहे हैं। जैसे आपने देखा राष्ट्रीय इस्पात निगम, जो कि बेचने की बात थी, वाइंड डाउन करने की बात थी, वहां पे बहुत बड़ा निवेश का घोषणा किया है। तो सरकार शायद विनिवेश पे ज्यादा ध्यान नहीं देगी, और उस पे फोकस नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप सही मायने में पूछे तो मुझे तो लगता है सरकार की तरफ से ये एफर्ट लेना चाहिए। अब सही वक्त अभी है, या 6 महीना बाद जब मार्केट रिकवर करे, या 1 साल बाद मार्केट रिकवर करे, तब है, उस पर डिबेट किया जा सकता है। पर सरकार की तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे, व्हाई शुड गवर्नमेंट कंटिन्यू रनिंग सो मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स? कोई मतलब नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए। अब सरकारी खेमे में ही देखिए, हम ना सरकारी स्टॉक्स पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं। मतलब ऐसा था कि सरकार मोदी वेव ऐसी है कि पीएसयू स्टॉक्स का बहुत बड़ा रिवाइवल होते देखा हमने, पीएसयू कंपनियों का रिवाइवल होते हुए देखा। लेकिन उसमें जो दो तबके हैं, एक है मेटल माइनिंग स्पेस जिसमें प्रोमिनेंटली जीएमडीसी, एनएमडीसी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स शामिल होते हैं, और एक है पावर जिसमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड, और उसके बाद फिर इरडा, पीएफसी, आरईसी। बस ऐसा था कि पैसा लगाओ और उसके बाद बढ़ जाता था। लेकिन इस बार जो बीता साल निकला है उसमें चपत लग गई, हायर स्तरों पर ले जाकर स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पर बहुत तगड़े गिरे हैं। सर क्या करना चाहिए ये सरकारी मेटल माइनिंग स्पेस और ये जो बहुत फेमस स्टॉक्स हैं, पावर स्टॉक्स, इन पे क्या करना चाहिए? देखिए, मेटल और माइनिंग में मैं हमेशा निवेशक को कहता हूं कि ये बहुत ही वोलेटाइल सेगमेंट है। ये आप जब भी आप निवेश कर रहे हैं, इस पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल जो ट्रेंड्स है, ग्लोबल जो मार्केट मूवमेंट्स है, उसका बहुत बड़ा असर रहता है इन मेटल स्टॉक्स पे। तो मेटल इज अ वोलेटाइल सेक्टर, मेटल में आप निवेश कर रहे हैं तो ये आप मान के चलिए। अब स्पेसिफिकली सरकारी मेटल स्टॉक्स की अगर बात करें, तो मैं ये मानता हूं कि कोल इंडिया गिरावट के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिख रहा है। और यहाँ पे जरूर थोड़ी लंबी अवधि के लिए जो निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पावर सेगमेंट में डिमांड जबरदस्त है। और पावर का डिमांड इतना बढ़ने के कारण कोल का डिमांड भी बहुत जबरदस्त है। क्योंकि थर्मल पावर, जो एक जमाने में कहा जा रहा था कि फेज आउट हो जाएगा, ये वो एंड ऑल दैट, वो हुआ नहीं और होगा भी नहीं बहुत जल्दी। क्योंकि डिमांड बहुत तगड़ा हो गया है। इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो गया है, और पावर डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इस माहौल में कोल का डिमांड रहेगा, और कोल इंडिया का डिमांड, कोल इंडिया का प्रोडक्ट का डिमांड भी जबरदस्त रहेगा। हाँ, कोल इंडिया का एफिशिएंसी, कोल इंडिया का जो ऑक्शन के जरिए कोल बेचना, ये सब उसका वैल्यू, प्राइस, ये सब पे ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। पर ओवरऑल मैं मानता हूं कि करंट लेवल पे कोल इंडिया अट्रैक्टिव है। अच्छा स्पेसिफिकली पावर सेक्टर की अगर बात करें, तो जी। हमारा व्यू पावर सेक्टर पे बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे हम जिक्र कर रहे थे, एक सारा कंट्री का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया, पावर डिमांड जबरदस्त
हो रहा है। और भी आने वाले दिनों में इंक्रीज इन गैजेट्स। अब देखिए ऑटोमोबाइल पहले पेट्रोल डीजल पे चलता था, अब हम बात कर रहे हैं कि पावर पे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड और भी बढ़ेगा। ऐसे छोटे छोटे अगर आप उदाहरण भी लें तो हर जगह पे हर क्षेत्र पे पावर का डिमांड बढ़ रहा है, और अच्छी बात है। क्योंकि पावर अगर हम ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, हाइड्रो एनर्जी की तरफ आपका रुझान होने बने, तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और हो भी रहा है। तो इस माहौल में पावर कंपनीज पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है, पावर इकोसिस्टम पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो एनटीपीसी जैसे हमारा फेवरेट स्टॉक है, हम बहुत दिनों से, मतलब सालों से रेकमेंड कर रहे हैं, अभी भी रेकमेंड करते हैं लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। और पावर से जुड़े हुए बाकी सारे जो पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे मैं बीएचईएल का जिक्र कर रहा था, ये सारे कंपनीज को बहुत दबा के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बिजनेस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चरल अपसाइड पावर सेक्टर में आया है, और ये बरकरार रहेगा अगला 2-3 साल डेफिनेटली। पर निवेशक घबराए होते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि चाहे आप ईवीज बोल लो, ऑटोज बोल लो, पावर बोल लो, या फिर पावर फाइनेंसिंग कंपनी बोल लो, किसी में पैसा ही नहीं बन रहा ना इस समय। एकदम से अचानक से मार्केट का मूड वॉल वैसा हो गया, और लोगों ने ऐसी मार्केट नहीं देखी है। तो ये पैसा कब बनेगा जानना ये चाहते हैं। स्टॉक्स तो जितने मर्जी ले लें, एग्जिट ही नहीं मिल रहा। रजत जी, हमने तो ऐसे बहुत मार्केट साइकिल्स देखे हैं। मार्केट में पिछले आप कोविड के बाद से ऐसा हो रहा था कि जो भी आप स्टॉक ले लो, जो आप बता रहे थे, कुछ भी आप खरीद लो, वो बढ़ रहा था। और वो जो बढ़ने की सिलसिला, वो सितंबर के बाद उसमें रुकावट आया है और करेक्शन देखने को मिला है, इसीलिए निवेशक घबराए हुए हैं। पर बहुत सारे हमारे जैसे जो एनालिसिस करते हैं वो बता रहे थे बहुत दिनों से कि मार्केट का वैल्यूएशन बहुत रिच हो गया है और फंडामेंटल्स बहुत पीछे रह गया है। तो करेक्शन तो मार्केट में ड्यू था, और बिलीव मी, मार्केट के हेल्थ के लिए ये करेक्शन सही है। देखिए, आप मार्केट में आ रहे हैं, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो शायद इस माहौल में भी पैसा बन रहा है, वो पैसा बना भी लेंगे। पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मार्केट में थोड़ा समय दीजिए। ये जो करेक्शन है, ये तो अपॉर्चुनिटी है लेने का। आप 2-3 साल का नजरिया बनाइए, अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, आपको जरूर मार्केट अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और देखिए, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इंडिया का जीडीपी अभी भी 6.5% ग्रोथ है। और ये 6.5% प्लस अगर आप इन्फ्लेशन 4-5% ले ले, तो नॉमिनल ग्रोथ 10-11% के ऊपर है। तो ये अच्छा ग्रोथ माना जाता है, कोई इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपने अच्छा स्टॉक खरीदा है तो आपका स्टॉक शायद नॉमिनल ग्रोथ के ऊपर देगा, क्योंकि ये तो एवरेज हो गया, सारा इकोनॉमी का एवरेज 11% अगर हुआ और आपने अच्छा स्टॉक लिया, शायद 15-20% आपको रिटर्न मिलेगा। ये तो मोटा मोटा मैं हिसाब समझा रहा हूं। सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट करेक्शन कभी ना कभी तो होगा ही, क्योंकि एक रिच वैल्यूएशन हो जाने के बाद करेक्शन मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए जरूरी होता है। तो ये जो केसेस है, मैं अब कुछ नाम आपको गिनवाता हूँ। उसमें है जोमैटो, जिसपे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। फिर है कल्याण कुंज ज्वेलर्स, और फिर है डिक्सन। अब जब ऐसे ऐसे स्टॉक्स एकदम से गिरे हायर स्तर पे, तो फिर निवेशकों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाता है। तो ये जोमैटो, कल्याण कुंज ज्वेलर्स, डिक्सन, ये तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और लोगों के पोर्टफोलियो में भी हैं, बहुत लोगों ने खरीदे हैं। रजत यहाँ जी, क्या? डिक्सन का मल्टीपल था 100। अब 100 पी मल्टीपल का मतलब होता है आपका एनुअलाइज्ड सीएजीआर 100% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 20-25-30% ग्रोथ हो सकता है कंपनी में, 40-50% ग्रोथ होगा, पर 100% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर होना शायद बहुत डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ पॉसिबल है। पर डिक्सन वगैरह का वैल्यूएशन एक लेवल पे चला गया था जहां पे करेक्शन डेफिनेटली ड्यू था। मैं आपको सच मतलब मेरा ऑनेस्टली जो फीलिंग बता रहा हूं, कि मुझे तो लगता था एक रिसर्च रिपोर्ट आएगा और ये प्राइस गिरेगा। कोई ना कोई कभी ना कभी तो ये रियलाइज करेगा, और डिक्सन में शायद ऐसा ही हुआ। एक रिसर्च रिपोर्ट आया जिसने बोला कि ग्रॉसली ओवरवैल्यूड स्टॉक है, इतना वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, और प्राइस गिरना चालू। तो ये तो रहा डिक्सन की कहानी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईएमएस कोई गलत स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम तो अभी ये भी मानते हैं कि वी आर स्क्रैचिंग द सरफेस, इसमें बहुत काम हो सकता है। अब चाइना का आउटसोर्स, चाइना का ईएमएस स्पेस देख लीजिए और इंडिया का ईएमएस देखिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी डिक्सन को मिलेगा, और सारे जो कंपनीज इस क्षेत्र में है उनको मिलेगा। पर ये मल्टीपल 100 होना चाहिए, मैं मानता हूं नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबल मल्टीपल हो सकता है, पर 100 नहीं हो सकता है मल्टीपल। अब दूसरा आपने जिक्र किया, जोमैटो और कल्याण जोमेटो कुंज। का जिक्र किया। देखिए, जोमेटो कल से गिरना चालू हुआ नतीजों के बाद। क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो क्विक कॉमर्स में मार्जिन एक्सपेंशन अभी पॉज पे है। ये तो रियलिटी है, हमको ये मानना पड़ेगा कि क्विक कॉमर्स में जबरदस्त कंपटीशन है, और ये कंपटीशन के माहौल में वो अपने डार्क स्टोर्स के नंबर बढ़ाना चाहते हैं रैपिडली। पहले जो टारगेट था, उस टारगेट को बहुत आगे ले आए हैं। अभी कह रहे हैं कि 2000 डार्क स्टोर्स उनके बन जाएंगे बाय थर्ड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल। तो अगर
इस पेस पे अगर वो एक्सपैंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्जिन में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। और कंपटीशन का इंटेंसिटी भी बहुत बढ़ गया। हम लोगों को मालूम है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट सब लोग क्विक कॉमर्स में आ गए हैं। डीमार्ट क्विक कॉमर्स की बात कर रहा है। तो कंपटीशन तो आएगा इस मार्केट में, पर अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जोमेटो में जो ये करेक्शन हो रहा है ये खरीदारी की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब पैसा जोमेटो में आज जाके लगा दीजिए, पर अगर आपको खरीदना है और इस क्षेत्र में रहना है, प्लेटफॉर्म कंपनीज में रहना है, तो जोमेटो में खरीदारी करने का अपॉर्चुनिटी आ गया है। करेक्शन के बाद थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कीजिए। कल गिरा, आज भी गिरा, तो ये अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें आप 1-2 साल का नजर बना के चलिए। तीसरा स्टॉक कल्याण। अब कल्याण और टाइटन, अब हमेशा मैं ये कहता था कि कल्याण अच्छा कंपनी है, अच्छा स्ट्रेटेजी से काम हो रहा है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी रूट इन्होंने लिया है एक यूनिक है। और फ्रेंचाइजी रूट के जरिए बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन किया, इंडिया में भी, वेस्ट एशिया में भी। और क्योंकि इनका साउथ में थे और नॉर्थ और बाकी जगह में एक्सपैंड कर रहे हैं जहां पे मार्जिन ज्यादा है, तो इनका मार्जिन भी बढ़ रहा था। ये सब तो ठीक है, पर अगेन मल्टीपल की बात आ जाती है। जो टाइटैन का मल्टीपल और कल्याण का मल्टीपल पे आसमान जमीन का फर्क हो गया था। और टाइटैन का क्वालिटी, टाइटैन का क्रेडिबिलिटी, टाइटैन का नेटवर्क, ये सब तो बहुत बहुत आगे है कल्याण से। हाँ, कल्याण का एक्सपेंशन जबरदस्त हो रहा था और उसमें कुछ र्यूमर्स आ गए हैं, कुछ 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 एलिगेशंस आ गए हैं, तो उसके चलते हुए प्रोमोटर ने शेयर प्लेज अपने बढ़ाए हैं। तो मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा और करेक्शन हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कल्याण में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो करेक्शन के बाद, अभी भी करेक्शन हो रहा है, करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी आएगा वापस खरीदारी करने का, पर नजरिया थोड़ा लंबा बनाना। सर वही बात कि अब ये तो मैंने थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछ ली, क्योंकि मार्केट में मिड कैप्स में बहुत तगड़ी बिकवाली भी हुई है, निवेशक थोड़े परेशान है, तो ये एड्रेस करना जरूरी था। लेकिन ये बजट में आपको लग रहा है कि कुछ टैक्स के मोर्चे पे आम आदमी को कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है, या फिर इस बार भी आम आदमी खाली हाथ रह जाएगा? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि आम आदमी को रिलीफ जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, कंजम्पशन में दिक्कत आ रही है। हर हर कंपनी नतीजों में आके कह रहा है कि कंजम्पशन डिमांड स्लो डाउन हो गया है। पहले रूरल स्लो डाउन था, अब अर्बन स्लो डाउन हो गया है, और ये रियल है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहा। हर सेक्टर के कंपनीज जो भी कंज्यूमर को डायरेक्टली सामान बेचते हैं, वो कह रहे हैं कि कंजम्पशन में स्लो डाउन आ गया है। और ये कंजम्पशन के स्लो डाउन के कारण जीडीपी में भी स्लो डाउन आ रहा है। तो इसको अगर ठीक करना है तो कंजम्पशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? अगर रिटेल को, अगर आम जनता को कुछ मिलता है, तभी तो कंजम्पशन करेगा। तो वो देना बहुत जरूरी है। और वो कैसे हो सकता है? इनकम टैक्स में रिलीफ के जरिए हो सकता है, या और कोई ऐसा कोई अच्छा स्कीम, ऐसा अच्छा कोई कोई स्ट्रक्चर निकाले सरकार की तरफ से, जिससे कि कंज्यूमर के हाथ में इंक्रीमेंटल पैसा आए। ये अगर होता है तो जरूर कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि इकोनॉमी को चाहिए। और आई एम श्योर बजट में ऐसा कोई कदम लिया जाएगा। उम्मीद तो यही रहेगी। तो आखिरी सवाल, अब जो भी निवेशक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय, सुदीप जी इस समय क्या स्टॉक्स को देख रहे हैं, उनमें क्या ऐसा देख रहे हैं जो वो स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे हैं? और अगर मैं आपसे पूछूं कि बजट के वो टॉप पिक्स कौन से होंगे, 4-5 ऐसे स्टॉक्स, सिर्फ बजट स्टॉक्स हमने नाम दिया है, वैसे अगर आप बताना चाहें तो 1.5-2 साल के पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं सर इस मार्केट के करेक्शन में? देखिए, करेक्शन में मुझे तो रिलायंस बहुत अच्छा लग रहा था, अभी भी रिलायंस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, मैं उसका यहाँ पे विस्तार में डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, पर रिलायंस में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। एलआईसी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, वहां पे एलआईसी पे मेरा ध्यान है। और मैं कहूंगा कि एलआईसी में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अभी आ रहा है, और खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के लिए। मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि अभी जो प्रपोजल सरकार के पास है और जो शायद इंप्लीमेंट होगा, कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बेचने का परमिशन दिया जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो देखिए, एलआईसी का नेटवर्क बेहतरीन है, सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, गांव गांव तक नेटवर्क है। अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस बेचना शुरू करे, जो कि जरूर करेंगे वंस द अप्रूवल कम्स, तो दे विल बिकम द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बाकी जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना चालू करेंगे, सो अगेन दे विल बिकम द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सो एक एलआईसी कैन डबल इट्स साइज वेरी क्विकली। तो एलआईसी पे जरूर ध्यान दीजिए। तीसरा, मैं थोड़ा जिक्र पहले भी कर चुका हूं, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
मेरा बहुत पसंदीदा शेयर है, बहुत अच्छा एफिशिएंट कंपनी है, हमेशा से अपना बैलेंस शीट एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं और परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जबरदस्त है। और खास बात यह है कि इनका प्रोडक्ट एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों सेगमेंट में जाता है। आप डॉकयार्ड की कंपनी करें, शिप बिल्डिंग की बात करें, हर हर कंपनी एक सेगमेंट को कैटर करता है। हिंदुस्तान HAL की बात करें, से एक सेगमेंट को कैटर करता है, वैसे BEL एंटायर डिफेंस सेगमेंट को कैटर करता है और एक्सपोर्ट भी चालू किया है। तो BEL पे ध्यान दें। पावर सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर है, इसका जो दिग्गज कंपनी NTPC का जिक्र मैं कर चुका हूं, जरूर यहां पे ध्यान दिया जा सकता है। और मेटल्स माइनिंग की बात करें तो कोल इंडिया में जरूर ध्यान दिया जा सकता सर जाते जाते कुछ टैक्स तो नहीं लगने वाला इस बजट में स्टॉक मार्केट के ऊपर? पिछली बार लग गया था सर एक्स्ट्रा टैक्स, कैपिटल गेन्स पे भी लग गया था, STT भी लग गया था, FNO पे लग गया था, STT तो एक्स्ट्रा। और तो इस बार भी रेगुलेटर तो ऑलरेडी कदम उठा चुका है ना डेरिवेटिव मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अभी भी सरकार कुछ एग्रेसिव स्टांस लेगी? मुझे नहीं लगता है कोई एग्रेसिव स्टांस इस बार लिया जाएगा मार्केट में, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया, पिछली बार सारा जो करना था कर चुके हैं। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा खासा डिविडेंड टैक्स रिलीफ, ऐसा कुछ रिलीफ दिया जाए जिससे कि जैसे आप जिक्र कर रहे थे कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट केपेक्स, इस पे कंपनीज और इंडिविजुअल्स ध्यान दे पाए। राइट, सुदीप जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट से पहले अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।